हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के दिन की अगर बात कर ले, बाजार में अगर लाल निशान देखने को मिला है, कोई बहुत सीरियस लाल निशान नहीं है, नॉर्मल ही लाल निशान देखने को मिला है। सेंसेक्स की बात करें 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट, निफ्टी की अगर बात कर ले 60-70 पॉइंट के आसपास की गिरावट हम लोग को देखने को मिली है। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो HDFC AMC, आपको पता है Q3 के रिजल्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं। सो HDFC AMC के नंबर हम लोग को देखने को मिल गए, जहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी का टॉप लाइन 934 करोड़ एक साल पहले देखने को मिलता था, वो कितना हो गया 1074। एंड 3 महीने पहले 1024 था, वो कितना हो गया 1074। तो टॉप लाइन की अगर बात कर ले, सेल्स की बात करें, रेवेन्यू की बात कर ले, तो काफ़ी अच्छा मतलब हम लोग को जंप देखने को मिल रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर सब कुछ एडजस्टमेंट ये वो इधर कट कुट करने के बाद फाइनल हमें क्या देखने को मिलता है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट एक साल पहले कितना था 641 करोड़, वो बढ़कर हो गया 770 करोड़। और 3 महीने पहले कितना था 718 करोड़ सितंबर क्वार्टर का, तो दिसंबर में ये कितना हो गया 770 करोड़। सो आप EPS भी देख सकते हैं 16.78 कितना हो गया 17.98। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं HDFC AMC का जो परफॉर्मेंस है, जो लगातार हम लोग को यहाँ पे अच्छा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो अभी भी बरकरार है। सो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है भाई बाजार का रिएक्शन। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, बाजार का रिएक्शन एक तरफ। सो बाजार ने भी इस नंबर को थम्स अप दिया, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। आज के दिन भी हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी HDFC AMC में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो MP की अगर बात कर ले, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जब डेटा निकल कर आया था, आपको पता है लगातार SIPs यहाँ पे चलते रहते हैं और ये AMC वाली कंपनियाँ ही हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हो बढ़िया परफॉर्मेंस इन कंपनीज का फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे टाटा एलेक्सी। अब टाटा एलेक्सी के ने तो कल अपने नंबर दिखाए थे, वन टाइम एडजस्टमेंट के चलते, लेबर कोड के चलते प्रॉफिट ज़बरदस्त यहाँ पे गिरा था। बट अल्टीमेटली मार्केट को नंबर कैसे लगे, तो आप देख सकते हो टाटा एलेक्सी का जो स्टॉक है आज के दिन 5% लुढ़क गया। सो आप ओवरऑल यहाँ पे कह सकते हैं कि मार्केट अल्टीमेटली सुप्रीम रहता है। सो इस चीज़ के चलते आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा एलेक्सी में हम लोग को गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। ठीक है, देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अच्छा आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे देख सकते हो किधर गया HDFC AMC। मैंने एक आपको बात बताई थी, कौन सी चीज़, कि आपने एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी होती है। किस चीज़ को लेकर, हाँ अगर मान लो किसी कंपनी के नंबर क्वार्टरली ईयरली अच्छे आते हैं, अनुमान से बेटर आते हैं, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट को भी अगर वो अच्छे लगते हैं, मार्केट भी अगर थम्सअप देता है, सो इस प्रकार के कंपनीज के एक अलग लिस्ट आप बनाकर उनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। मतलब सारे इंडिकेटर्स हम लोग को टिक मार्क होते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो इस प्रकार की एक्सेल शीट आपने मेंटेन करनी होती है। ठीक है, जस्ट एक रिमाइंडर ने आपको देके यहाँ पे रखा हुआ है। देन अगर हम लोग बात करेंगे आज के दिन वेदांता ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया। वेदांता जैसे इतनी बड़ी कंपनी 6% भागना नॉर्मली पॉसिबल है नहीं। सो हुआ क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न है नुवामा। सो नुवामा ने इनका टारगेट यहाँ पे बढ़ा दिया भाई, 806 का टारगेट नुवामा ने यहाँ पे किया। ऑब्वियसली टारगेट बढ़ा है भाई, कुछ तो रीज़न होगा। तो रीज़न उन्होंने यहाँ पे बताया है वैल्यू अनलॉकिंग होते हुए देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ डी मर्जर। यस, सो अच्छा ये भी काफ़ी लोग सवाल ये पूछते हैं, सर ये वैल्यू अनलॉकिंग की बात की जाती है, डी मर्जर की यहाँ पे बात की जाती है, इसके पहले भी काफ़ी बार यहाँ पे सुना है। सो ये एग्जैक्टली होता क्या है, वैल्यू अनलॉकिंग एंड डी मर्जर के चलते कैसे होते हैं। सो चलिए इसी का एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा, बट उससे पहले लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर आज के दिन एक नया लेक्चर अपलोड हो चुका है। यस, सुबह सुबह ही यहाँ पे आया था, आप कह सकते हो 8:30 बजे के आसपास। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना, लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। सो ठीक है दोस्तों, हम वैल्यू अनलॉकिंग की बात कर रहे थे, तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं ITC का। अब ITC के अंदर, ठीक है, अब ITC का अगर आप एक शेयर खरीदते हो तो आपको पता है ITC के अंदर कितने सारे बिजनेस है। सबसे पहले तो उनका कोर बिजनेस सिगरेट, देन एक बहुत बड़ा बिजनेस है एग्रीकल्चर, यस, देन उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे पेपर बोर्ड एंड ऑल दिस, हम लोग को और भी अलग अलग बिजनेस देखने को मिल जाते हैं। देन होटल बिजनेस भी पहले इसी में ही था, जो बाद में क्या किया गया, इसको अलग कर दिया गया। सो मान लो अगर कोई व्यक्ति है वो कहता है कि नहीं भाई मुझे तो यहाँ पे ITC मेन तो इनका सिगरेट वाला बिजनेस में ही पैसा लगाना है, बट वो लगा सकता है क्या, नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि अगर वो पैसा लगाएगा ITC में तो भाई उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई खबर आई तो भी ITC मूव करेगा, कोई पेपर बोर्ड से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें में भी हलचल होगी तो भी ITC मूव यहाँ पे कर सकता है, एंड सिगरेट से रिलेटेड भी मूव होगा। होटल से रिलेटेड भी कोई खबर आती थी तो भी ITC में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता था। तो इससे क्या होता है कि प्रॉपर चीज़ें नज़र नहीं आती है। ठीक है, रिलायंस का भी एग्जांपल लो, रिलायंस के अंडर भी जियो भी आता है, रिटेल भी आता है, उनका पेट्रोल केमिकल का बिजनेस भी आता है, ऑयल गैस सब कुछ उसी के अंदर आता है। तो होता क्या है, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। सो इसीलिए अगर कंपनी ये डिसाइड करती है कि हम क्या करेंगे, डी मर्जर करेंगे,
इन चीज़ों को बिजनेस को अलग अलग लेकर आ गए। मान लो अभी ऐसे अगर हो गया कि आईटीसी का सिगरेट एक कंपनी, देन आईटीसी का दूसरा होटल वाला एक कंपनी, देन आईटीसी का एग्रीकल्चर ये एक और कंपनी, तो जिसको जहाँ पे जाना वो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वैल्यू अनलॉक हो जाती है कि जो बेटर बिजनेस होता है ना, जहाँ पे मार्केट को लगता है कि भाई जैसे कि आईटीसी का एग्रीकल्चर बिजनेस में काफ़ी लोगों को रुचि है बट जा ही नहीं सकते क्योंकि वो अलग से अभी तक लिस्ट ही नहीं हुआ है। सो ये दिक्कत हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो इसीलिए यहाँ पे नुवामा का क्या कहना है, वेदांता के अभी आपको पता है 6 अलग अलग बिजनेस अलग अलग हो रहे हैं, सब कुछ अलग अलग हो रहा है। सो जहाँ पे जिसको जाना है वो जा सकता है, तो इससे वेदांता की वैल्यू बढ़ेगी। सो ये नुवामा का इसके पीछे का तर्क है। फाइन, देन चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। आई होप आपको वैल्यू अनलॉकिंग समझ में आया होगा। ग्रो की अगर बात करेंगे, सो ग्रो अगर आप यहाँ पे देखोगे दिसंबर में 975 था, सितंबर में 1019 था, वो दिसंबर क्वार्टर में अभी 1216 करोड़ तक इनका हम लोग को रेवेन्यू बढ़ते हुए देखने को मिला। आपको पता है थोड़ा सा टॉप लाइन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। देन सब कुछ खर्चा विर्चा कट करने के बाद अगर आप देखोगे 757, 471, 547 का हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आप ईपीएस देख सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको एक अंतर नजर आएगा। नॉर्मली कंपनी का ईपीएस एक दो के आसपास यहाँ पे रहता है, पॉइंट में रहता है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कैसे? तो यस, जो आपको ये इतना बड़ा अंतर जो नज़र आ रहा है उसके पीछे का रीज़न है वन टाइम गेन, वो ईयर ऑन ईयर। इसीलिए अगर आप चीज़ों को कंपेयर करने जाओगे तो अगेन झटका लगेगा। इसलिए जब भी नंबर अगर आप पढ़ते हो तो काफ़ी डिटेल में जाना चाहिए, और खास करके अगर बहुत बड़ा अंतर नज़र आता है तो और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहिए कि भाई ये नॉर्मली बिजनेस के हिसाब से अगर अंतर आ रहा है या फिर कुछ ऐसे वन टाइम एडजस्टमेंट था इस चीज़ के चलते। बाकी अगर देखा गया तो हम सभी लोगों ने देख लिया, ड्यूरिंग द मार्केट ही नंबर आए थे तो स्टॉक तभी 4% भागा था क्योंकि ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो कंपनी का है, कामकाजी मुनाफा, वो बढ़ते हुए देखने को मिला था। देन अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो इन्फोसिस, यस इन्फोसिस के नंबर आने वाले थे परंपरा के हिसाब से। इन्फोसिस ने अपने नंबर मार्केट बंद होने के बाद ही यहाँ पे दिए हुए हैं। सो नंबर की अगर बात करें, फिगर सारे करोड़ में है, दिसंबर का सीक्वेंस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल इनकम 46,618 करोड़ है। 3 महीने पहले ये था 45,472 करोड़, और एक साल पहले ये था 42,623 करोड़। सो 42,600 यहाँ पे आप देख सकते हैं 46 प्लस जा चुका है, यहाँ पे 45 रेंज था, ये 46 जा चुका है। सो रेवेन्यू की बात कर ले, क्वार्टरली ईयरली जंप क्लियरली हम लोग को देखने को मिल रही है। अब इतना कमाई करने के लिए खर्चा तो करना पड़ेगा, तो खर्चा भी देख सकते हो 36,000 करोड़ के आसपास, 35,000 करोड़, 32,900 करोड़ के अप्रॉक्सीमेटली। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर वी गेट आइदर प्रॉफिट और लॉस। तो लॉस की तो कोई गुंजाइश है नहीं, प्रॉफिट ही रहेगा। तो प्रॉफिट कितना है बिना एडजस्टमेंट का? 10,518 करोड़। ठीक है, लास्ट टाइम कितना था? 10,229 करोड़, और एक साल पहले 9,670 करोड़। तो ईयरली जंप, क्वार्टरली भी जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। अब आपको पता ही है आईटी स्पेस में एक चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है, कौन सी? यस, वो जो लेबर कोड के चलते वन टाइम एडजस्टमेंट रहता है। तो क्या इन्फोसिस में भी है? तो ऑब्वियसली भाई इन्फोसिस क्या अलग थोड़ी ना बना है। सो आप देख सकते हैं इम्पैक्ट ऑफ लेबर कोड 1289 का हम लोग को एडजस्टमेंट देखने को मिला है, जिस चीज़ के चलते कंपनी का जो 10,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था वो क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। और ये एडजस्टमेंट ना क्वार्टरली पहले थे ना ईयरली पहले थे। तो इसीलिए अगर आप अब चेक करने जाओगे तो इन्फोसिस का प्रॉफिट आपको नीचे आएगा, फिर उसके बाद टैक्स देना पड़ेगा। सो अगर आप अभी चेक करने जाओगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड तो क्या नजर आएगा? 6666। ठीक है, एंड लास्ट टाइम कितना था? 7,300 के रेंज में, और उसके पहले 6,800 के रेंज में। सो ऑब्वियसली ये कंपेरेबल तो रहेगा नहीं, बिकॉज ऑफ वो वन टाइम एडजस्टमेंट के चलते पूरा समीकरण यहाँ पे बदल जाता है। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते आपको ईपीएस भी सेम वैसे ही हो जाएगा। ईपीएस भी 16.17, 17.76, 16.43। तो ईयरली क्वार्टरली आपको वो डाउन ही नजर आएगा, बट एक्चुअल में अगर देखा गया एडजस्टमेंट के पहले तक इन्फोसिस का ये परफॉर्मेंस था, आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे ईयरली एज वेल एज क्वार्टरली हम लोग को जंप देखने को यहाँ पे मिली थी। तो इसको आप जरूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पे चेक भी करोगे बाकी चीज़ें, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपको, तो रेवेन्यू से रिलेटेड जो अनुमान था उसमें स्लाइटली जंप देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट में तो चीज़ों को देखने की जरूरत नहीं है भाई, वो तो डाउन ही आपको देखने को मिलने वाला है। देन अगर बात कर रहे दोस्तों तो मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉमेंट्री इंपॉर्टेंट होती है, और उसमें एक चीज़ के ऊपर फोकस रहता है, वो होता है रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस। सो इन्फोसिस ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस में इजाफा यहाँ पे किया है दोस्तों। यस, बढ़ाकर उन्होंने बताया है कितना? 3 से लेके 3.5% कॉन्स्टेंट करेंसी के हिसाब से सीसी रेवेन्यू ग्रोथ की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो इस समय से पहले की अगर बात करें 2 से 3% की बात की थी, अब उन्होंने यहाँ पे 3 से 3.5% की बात यहाँ पे की है। तो ये एक प्लस वाला अच्छा पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो नो डाउट अब इस चीज़ को लेकर शाम को या फिर लेट नाइट आप क्या करोगे, इन्फोसिस का एडीआर देखोगे कि कैसा रिएक्शन यहाँ पे दे रहा है।
क्या रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस के चलते क्या इनका परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिलेगा, तो एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। लगे आप चाहो तो विप्रो को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, उसका ADR भी देख सकते हो। देन अगर हम बात करें दोस्तों तो यस, हमारे बाजार की अगर बात कर ले तो प्लस माइनस अच्छी बुरी खबरें चलती रहती है, बट यस ये खबर वापस आते हुए हम लोग को देखने को मिल रही है। ये कोई नई बात नहीं है, बट ये एक बैड न्यूज़ है हम लोगों के लिए। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो किसी भी एंगल से हमारे इकोनॉमी के लिए, हमारे बाजार के लिए अच्छा नहीं होगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि वाह क्या मज़ा आ गया, सेलिब्रेट कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। और वो चीज़ क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है, जियोपॉलिटिकली चीज़ें जो बदलती हुई देखने को मिले, इससे प्रेशर क्रिएट हो रहा है और इस प्रेशर के चलते इम्पैक्ट हमारे इंडिया के ऊपर भी आता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा होता है जियोपॉलिटिकली, जब भी समीकरण बदलते हैं, पैनिक फैलता है, तो यस वो होता है क्रूड ऑयल। एंड क्रूड ऑयल अगर आप देखोगे दोस्तों, लगातार 4 से 5 दिन हो गए रुक ही नहीं रहा है। लिटरली अभी मैं वीडियो बनाने पहले जा रहा था तो ये लिटरली मतलब पॉइंट में चल रहा था, अब ये 1.25 के ऊपर आ गया, अब 1.25 तक आ चुका है। लगातार बढ़ रहा है क्रूड, और क्रूड का बढ़ना भाई हमारे लिए किसी भी एंगल से अच्छी बात नहीं। ये देखो किस प्रकार से बढ़ रहा है, आप देखो क्रूड, ये आज के दिन की बात है, ग्रीन कैंडल्स बनती जा रही है। और पिछले अगर आप यहाँ पे दिनों की बात करें, 1 2 3 4 5, 5वां दिन रनिंग है दोस्तों, लगातार नॉन स्टॉप। एक दिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्रूड का जो चार्ट है वो लाल रंग में क्लोज हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। और अगर ये चीज़ अगर ऐसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर चलती रही तो भाई ये तो मतलब बैड पॉइंट, मतलब क्या भाई, बियर वालों के लिए तो अच्छी बात हो गई कि चलो भाई एक और पॉइंट मिल गया कि लगातार क्रूड बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, सो जियोपॉलिटिकली अगर देखा गया तो आपको बताइए क्रूड से रिलेटेड जो कंट्रीज है उन्हीं में हम लोग को बहुत बड़ी हलचलें देखने को मिल रही है। एंड इस चीज़ के चलते क्रूड हमेशा इस प्रकार से हम लोग को पैनिक मोड में अगर जब भी चीज़ें आ जाती है तो उसका प्राइस हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। और आप सभी लोगों को पता ही है, जो रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड हम लोगों को यहाँ पे मिलता था, चाहे उसका फ़ायदा यहाँ पे आम जनता तक नहीं पहुँचता था, बट फिर भी वो डिस्काउंटेड क्रूड भी यहाँ पे अब धीमे धीमे करके कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज ऑफ अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए इस चीज़ के चलते। खुद रिलायंस ने बोल दिया कि पिछले 3 हफ्ते से उन्होंने डिस्काउंटेड क्रूड रशिया का खरीदा ही नहीं है। सो जितना ये अब क्रूड बढ़ते चला जाएगा, हमें क्या करना पड़ेगा इंडिया को, यस ओपन मार्केट से ये महंगा क्रूड यहाँ पे खरीदना पड़ेगा, और उतना ही हमारा इम्पोर्ट बिल और बढ़ेगा, ट्रेड डेफिसिट और बढ़ेगा, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट नेगेटिवली और चला जाएगा, जो जीडीपी को क्या करता है, नीचे खींच कर ले आता है। सो हम यही प्रे करेंगे भाई कि ये जो डिस्टर्बेंस है नॉर्मलाइज हो जाए और क्रूड भी नॉर्मलाइज हो जाए। अगर ये क्रूड ऐसा ही चलता रहा, अगर ये 70 पार होने लग गया तो भाई आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा। सो लेट्स सी, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फैक्टर है, जिसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखना है, क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं जिस प्रकार से क्रूड की रफ्तार यहाँ पे बढ़ रही है, ये काफ़ी घातक चीज़ है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।